अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। हम लोग अपने ख़ास सबक मुकम्मल कर चुके हैं। आखिरी सबक जो हमने अपना मुकम्मल किया था वो था फ़र्ज़ शनासी के बारे में, जिसमें हमने एक लेडी कंपाउंडर के ज़रिए ये समझा था, उसका जो अमल था उसके ताल्लुक़ से हमने समझा था फ़र्ज़ शनासी किस दर्जे तक हो सकती है। ठीक, आज हमारे पास जो नया सबक शुरू होने जा रहा है वो है दांत और बाल। इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ़ हकीम मोहम्मद सईद साहब हैं। हकीम मोहम्मद सईद साहब 1920 ईस्वी में पैदा हुए और 1998 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। हकीम मोहम्मद सईद साहब ने 200 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की। हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में शऊर पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में हमदर्द की सेहत की जो बुनियाद रखी है, जिसकी तमाम तर आमदनी रिसर्च और दीगर फलाही कामों में सर्फ होती है। हमदर्द यूनिवर्सिटी और मदीनतुल हिकमत हकीम सईद के कायम करदा अहम इदारे हैं। बच्चों के लिए हकीम अहमद शुजा का जारी करदा जो रिसाला था नौनिहाल, उसको असर नो जारी किया। नौनिहाल अदब के नाम से कसीर तादाद में किताबें लिखीं और गैर मुल्की अदब से तराजिम किए। हमदर्द का शरबत रूह अफ़ज़ा भी मशहूर है। ठीक, ये था हमारा मुसन्निफ़ का तारुफ़। इस सबक को जो आपकी किताब में शामिल किया गया है उसके मकासद मज़मून और कहानी में इम्तियाज़ कर सकें। दूसरा जो है वो है रोज़मर्रा के मुशाहिदात को तहरीर में बयान करना सीख सकें। तीसरी बात, मुख्तलिफ़ समाजी और पेशा वराना ज़रूरियात की तहरीर पढ़ सकें। चौथे, हुरूफ़ इल्लत की पहचान और उसका इस्तेमाल सीख सकें। इसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ने के दौरान सीख लेंगे और कुछ अपने मशक़ी काम जब हमारा चल रहा होगा उसमें सीखेंगे। ठीक है, सबक शुरू करने से पहले आप अपने पास पेंसिल रख लीजिए। आपको पढ़ते हुए देखिए क्या काम करना है। ये जो आपका सफ़ा नंबर 45 है, ये इसके ऊपर जहाँ ये तस्वीर है, इससे ये ऊपर एक चार्ट दिया गया है। इसमें कुछ बातें लिखी हैं, 5 बातें लिखी हैं। आपको पढ़ने के दौरान जहाँ जहाँ पर भी इन बातों का तज़किरा आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे बात वही लिखी है या उसका उलट लिखा हुआ है। अगर वही बात लिखी है तो आप उसके सामने सही का निशान लगा देंगे, साइन का, और अगर बात गलत लिखी है तो इसके सामने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। सबक हम शुरू कर रहे हैं। दांत और बाल। इस बात को शायद सब जानते हैं कि साफ़ और ख़ूबसूरत दांत चेहरे की ज़ेबाइश में किसी दूसरे उज़ू से कम हिस्सा नहीं लेते। ज़ेबाइश, खूबसूरती, सजावट, मगर इस बात का ख़याल बहुत कम लोगों को होता है कि जिस्म की सेहत और आम तंदुरुस्ती के लिए दांतों की सफाई और मजबूती किस कदर ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हर किस्म की खुराक दांतों ही से चबाई जाती है और इस तरह सख्त चीज़ें पिस कर और नरम होकर मैदे में पहुंचती हैं। अगर दांत मजबूत ना हो तो अपना काम नहीं कर सकते और खुराक के सख्त और बड़े बड़े टुकड़े मैदे में चले जाते हैं। इससे खुराक की नाजुक नालियों और मैदे की नरम झिल्ली को नुकसान पहुंचता है और मैदा इस किस्म की सख्त चीज़ों को हज़म करने की कोशिश करते करते बेकार हो जाता है। इसके अलावा दांत की बीमारियां जो दांतों को साफ़ ना रखने से पैदा होती हैं, मुंह में बदबू पैदा कर देती हैं।
जिनसे मसूड़े गल जाते हैं और अक्सर औक़ात उनकी जड़ों में पीप पड़ जाती है। ये पीप आहिस्ता आहिस्ता मुंह के लुआब के साथ गले में उतरती रहती है। इससे गले, फेफड़ों और मैदे की कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दांत ज़्यादातर बहुत गर्म या बहुत सर्द अशिया के इस्तेमाल से भी ख़राब हो जाते हैं। हमेशा बहुत ज़्यादा नरम चीज़ें खाने या ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से भी जो आसानी से निगली जा सकती हो, दांत अपनी कुदरती मजबूती खो देते हैं, क्योंकि फितरत ऐसे अज़ा को अच्छी हालत में नहीं रखती जिनका इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, अक्सर हमारे पास लोग शिकायत कर रहे होते हैं, हम तो तेज़ मिर्चें भी नहीं खाते, कोई ऐसे मसाले भी इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी हमारा मैदा ठीक नहीं रहता, सही तरीके से काम नहीं करता है। उसकी वजूहात अगर हम तलाश करें तो शायद उनमें से कुछ लोगों के पास ये मसला हो कि वो दांतों की सफाई अच्छी तरह नहीं करते। अभी हमने पढ़ा कि दांतों की सफाई जब हम अच्छी तरह नहीं करते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है कि आपके दांतों की जड़ों में जो पीप पैदा होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे में जाती रहती है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही वो खराबी का बाइस बनती है। फिर एक कुदरत का उसूल और कि अगर आपको जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं, जो जिस्म आपको अता किया है, अगर इससे आप सही तरीके से काम नहीं लेते तो ये भी बेकार हो जाता है, इस पे जंग लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पहलवान का जिस्म बहुत मज़बूत होता है, उसका जिस्म मज़बूत क्यों होता है? पैदाइशी तौर पर तो अल्लाह ताला ने जब हम सबको पैदा किया तो हम देखते हैं तमाम बच्चे एक जैसे, तकरीबन एक जैसी जिस्मानी साख्त रखते हैं, सब नर्म व नाजुक होते हैं, लेकिन उन्हीं में से बड़े होकर कुछ लोग बहुत अच्छे, ताकतवर और मज़बूत जिस्म के मालिक होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कमज़ोर, नहीफ़ व नज़ार होते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने जिस्म से सही तरीके से काम नहीं दिया होता, तो कुदरत क्या करती है, ऐसे अज़ा को जिन्हें काम में ना लिया जाए बेकार कर देती है। ठीक है, तो हमें अल्लाह ताला ने जो जिस्म दिया है उसे सही तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। यहाँ तक कि आज हमारा पढ़ने का काम है। अब हम कुछ क्लास वर्क लेंगे, आप लोग अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए। पहला सवाल, अगर दांत मजबूत ना हो तो आदमी को क्या नुकसान पहुंचता है? ठीक है, वीडियो रोककर जल्दी से इस सवाल का जवाब लिख लीजिए। आप लोग लिख लिया? ठीक है, इस सवाल को हटा देते हैं और क्लास वर्क में जो हमारे पास है वो है ग्रामर का काम। कवायद काम, ठीक। और इसमें है हमारे पास हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत आप उन हरूफ को कहते हैं
जो किसी चीज़ की वजह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि, इसलिए, क्योंकि, इस वजह से। ठीक, मसलन इसकी तारीफ लिख दें। वो ताकि, क्योंकि, इसलिए, लिहाजा, वगैरह। ठीक है, ये क्या है आपके पास? हरूफ इल्लत हैं। अच्छा, हरूफ इल्लत आप जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जुमले के तो जो हरूफ इल्लत हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो पहले वाला हिस्सा होता है वो हमारे पास मालूल कहलाता है, हरूफ इल्लत से पहले वाला, और बाद वाला हिस्सा उसको आप इल्लत कहते हैं। मसलन एक जुमला देखिए, जुमला है सुबह सवेरे वर्जिश किया करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ठीक, तो यहाँ देखें एक हिस्सा ये रहा इस जुमले में, एक ही आपके पास हरूफ इल्लत इस्तेमाल हुआ ताकि, और एक हिस्सा ये रहा। ये जो हरूफ इल्लत से पहले वाला हिस्सा है, सुबह सवेरे वर्जिश किया करो, ये क्या है? इस हिस्से को हम कहते हैं मालूल। ठीक, और ये जो हुर्फ इस्तेमाल हुआ है ये तो है हमारा हरूफ इल्लत। बाद वाला ये जो हिस्सा है इसको आप कहते हैं इल्लत। ठीक है, तो ये हमारे पास हुरूफ इल्लत था समझने के लिए। आपके पास होमवर्क में इसी से मुताल्लिक़ कुछ काम है। कॉलम बना लीजिए यहाँ पर। और काम क्या है होमवर्क में? दिए गए जुमलों में से हुरूफ इल्लत मालूल और इल्लत को अलहदा
अलहदा कॉलमों में लिखिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, तो पहले एक लाइन आ गई आपके नंबर शुमार, दूसरी आ गई आपके पास जुमला होगा, यकीनन जुमले हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर जुमले के बाद जो आपके पास कॉलम है हुरूफ इल्लत, मालूल और फिर इल्लत। सही है, यहाँ पर ये लाइन आ गई, यहाँ पर ये लाइन, ये आपके पास आपका पूरा चार्ट बन गया। ठीक है, ये जो जुमले लिखे हैं इसको यहाँ सेंटर में करके लिख दीजिए। पहला जुमला जैसे इल्म हासिल करो कि ये तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको हुरूफ इल्लत जो है वो यहाँ लिखना है, मालूल यहाँ लिखना है और इल्लत को यहाँ लिखना है। ये हम सीख चुके हैं कि हुरूफ इल्लत क्या है, इल्लत क्या है और मालूल क्या है। ठीक, तो एक जुमला आपने कॉपी किया, अब दूसरा जुमला लिखिए। दूसरा जुमला है मुझे मुताले का शौक है, इसलिए बहुत किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, ये दो जुमले हो गए। तीसरा जुमला भी मैं लिख देता हूँ। तीसरा जुमला है इब्ने सफ़ी ने जासूसी नावल लिखे ताकि कानून का एहतराम सिखाएं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आज का होमवर्क का काम हो गया। आप इन जुमलों में से हुरूफ इल्लत, मालूल और इल्लत अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।